आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पाइनल कॉर्ड लाइन में सबसे पहले क्या है, पोलियोमाइलाइटिस। सबसे पहले आप देखें पोलियोमाइलाइटिस होता क्या है। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन डिस्कस करते हैं कि पोलियो को वायरस है कैसे ट्रांसमिट होता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो क्या है, फीको ओरल ट्रांसमिशन है। और इसकी कॉज आपको पता क्या है, कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है, पोलियो वायरस, क्योंकि पोलियो एक वायरस होता है। उसके बाद ये कि आपको पता होना चाहिए रेप्लिकेट कहाँ, अगर बॉडी में एंटर हुआ है पोलियो वायरस और तो रेप्लिकेट कहाँ पे हो रहा है, ये आपके रेप्लिकेट होता है कहाँ पे जाके, ओरोफेरेंक्स के लिम्फॉइड टिश्यूज़ में, लिम्फॉइड टिश्यूज़ ऑफ ओरोफेरेंक्स। और उसके बाद कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसी तरह ये ब्लड स्ट्रीम से आपके CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर हो जाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर होने के बाद आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, आपका ये एंटीरियर हॉर्न है उसको उसकी डीजनरेशन करवा देता है। और उसकी वजह से आपको लोअर मोटर न्यूरॉन के क्या आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। अब इसको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो पोलियो वायरस होता है वो बेसिकली क्या होता है। ये क्या करवाता है, ये पोलियो जो आपका वायरस है ये आपके जो स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर हॉर्न है उसकी डिस्ट्रक्शन करवा देता है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न बाय पोलियो वायरस। इसकी ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दी थी कि फीको ओरल इसकी ट्रांसमिशन है। और ये रेप्लिकेट कहाँ पे, और आपके जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं आपके ओरोफेरेंक्स के वहाँ पे जाके रेप्लिकेट होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उससे के बाद ये स्प्रेड होता है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसके ज़रिए, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए, यानी ब्लड स्ट्रीम से फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है और वहाँ पे इंटीरियर हॉर्न को डीजनरेट कर देता है। और उसकी वजह से क्या होगा, आपके एक्यूट लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस आएंगे। लेकिन इसमें जो आपकी जो वीकनेस होगी वो एसिमेट्रिकल वीकनेस होगी, यानी ये आपका जो इंटीरियर हॉर्न है एक साइड का आपका डैमेज होगा, दूसरी साइड का नॉर्मल होगा। इसी तरह जब अपने पोलियो के आपने पेशेंट देखते हैं तो उसकी क्या होगी, एक लात उस एक टांग है उसकी क्या होगी, वो सुकड़ी हुई नज़र आती है आपको। और आपको लोअर मोटर न्यूरॉन आपको फंक्शन आपको पता है क्या है उसके, लोअर मोटर न्यूरॉन्स के। लोअर मोटर न्यूरॉन में आपकी जो एसिमेट्रिकल वीकनेस होती है, ट्रॉफी वगैरह होती है, और फेसिकुलेशन होती है। फेसिकुलेशन का मतलब क्या होता है, मसल ट्विचिंग। और इसमें पोलियो वायरस में किसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वायरल मेनिंजाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स में क्या होता है, आपको पता है पेशेंट का फीवर होता है, हेडेक होती है और नेक स्टिफनेस होती है, ये मेनिंजाइटिस के साइंस होते हैं। और दूसरा उसने बताया कि रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं पोलियो वायरस में, और वो क्या, जो रेस्पिरेटरी अगर मसल इन्वॉल्व होते हैं क्या करवाते हैं, वो रेस्पिरेटरी फेलियर करवा देते हैं। जब हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जैसे हम LP करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं पेशेंट का, तो उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमें असल होता है। और LP आपको पता कहाँ पे करते हैं, L4 और L5 के दरमियान स्पाइनल कॉर्ड के। तो उसमें WBC इंक्रीज में मिलेंगे। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइटिक पिलियोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटिक पिलियोसाइटोसिस का मतलब क्या है, लिम्फोसाइट्स अगर आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंक्रीज है यानी WBC, इसको बोलते हैं लिम्फोसाइटिक पोलियोसाइटोसिस, पिलियोसाइटोसिस। और आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो प्रोटीन है वो स्लाइटली इंक्रीज मिलेगी, लेकिन इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ग्लूकोज का लेवल कोई भी चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो कॉज है वायरल मेनिंजाइटिस टाइप, अगर आपको पता है ना, जब बैक्टीरिया कॉज हो तो आपको पता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है, आपको ग्लूकोज लेवल इंक्रीज मिलता है। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया कॉज नहीं है, पोलियो वायरस है। अब पोलियो वायरस उसने बोला कि अगर हम पोलियो वायरस का पेशेंट है उसका हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, उसका हम स्टूल टेस्ट करवाते हैं, और दूसरा हम उसका थ्रोट स्वैब करवा देते हैं, थ्रोट की स्क्रीशन लेते हैं। तो उसने बोला कि पोलियो वायरस कैन बी आइसोलेट हम कर सकते हैं कैसे, एक पेशेंट का स्टूल लेते हैं। हमारा टॉपिक है वो क्या, स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी ये एक बेसिकली कंजेनिटल बीमारी है, कंजेनिटल बीमारी है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपकी SMN1 एक जीन है, इसकी म्यूटेशन होती है। SMN का मतलब क्या है आपकी, ये सर्वाइवल मोटर, S फॉर सर्वाइवल, M से मोटर, N से न्यूरॉन, 1 है। वो जो प्रोटीन होती है बेसिकली जो इनकोड कर रही होती है उसकी म्यूटेशन हो जाती है। जब उसकी म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से आपका डिफेक्टिव स्मॉल न्यूक्लियर, S से स्मॉल है, N से न्यूक्लियर है, R से राइबो, N से न्यूक्लियर प्रोटीन बनती है, यानी डिफेक्टिव स्मॉल न्यूक्लियर राइबो प्रोटीन बनती है। और वो क्या करती है आपकी,
वो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड में जो अंटीरियर हॉर्न है वहाँ पे क्या होती हैं, उसको डैमेज कर देती है, उसकी डीजेनरेशन करवा देती है, जिसकी वजह से जो लो मोटर न्यूरॉन उसकी अपोप्टोसिस हो जाती है। अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। और उसकी वजह से क्या हो गया, आपको सिमेट्रिक वीकनेस हो जाती है, यानी दोनों साइड की। ठीक है, लेकिन आपने देखना पोलियो वायरस में मैंने बताया था उसमें एंटीरियर हॉर्न डैमेज होता है, लेकिन उसमें एसिमेट्रिक वीकनेस होती है, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक वीकनेस होती है, सिमेट्रिक वीकनेस। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या देख लेते हैं। जो स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी डिजीज़ है, ये बेसिकली इसमें क्या होती है, कंजेनिटल डीजनरेशन होती है एंटीरियर हॉर्न की। कैसे होती है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है AR, जिसमें क्या होता है स्मॉल आपका क्या होता है सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन की जो N1 यानी स्मॉल मोटर न्यूरॉन 1 जो म्यूटेशन है या जीन है जो इनकोड कर रही होती है स्मॉल मोटर न्यूरॉन को, प्रोटीन को, वो इनकोड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका डिफेक्टिव स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लो प्रोटीन बनती है, जिसकी वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन है उसकी अपोप्टोसिस होती है। अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। कौन सी डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, अपोप्टोसिस को बोलते हैं। अब उसने बोला जो स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी जो डिजीज़ है, स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी, उसमें टाइप 1 है वो मोस्ट कॉमन होती है। इसको दूसरा नाम क्या है, इसको वर्डिग हॉफमैन डिजीज़ भी बोलते हैं। अब बेसिकली इसमें देखें मैंने बताया जो लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जस्ट लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है, सिमेट्रिक वीकनेस होती है। जबकि पोलियो में क्या होती है, इसमें अंटीरियर हॉर्न डैमेज हो रहा है लेकिन एसिमेट्रिक वीकनेस होती है। और इसमें फ्लोपी बेबी के साइन एंड सिम्टम्स आते हुए मार्ग हाइपोटोनिया, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज है, तो बेसिकली उसमें क्या होगा, आपके जो मसल्स की टोन है वो डिक्रीज होगी, हाइपोटोनिया यानी टोन उसकी डिक्रीज होगी, और उसकी वजह फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। जबकि आपको पता है अपर मोटर न्यूरॉन में कौन सा होता है, स्पैस्टिक पैरालिसिस होता है, स्पैस्टिक। और टंग की फेसिकुलेशन होगी। फेसिकुलेशन का मतलब क्या है, मसल ट्विचिंग को बोलते हैं फेसिकुलेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, AML को क्या बोलेंगे आप, अमाइलोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये आपका जो लेटरल, L फॉर लेटरल आपका जो कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट है वो डैमेज हो जाता है, L से लेटरल, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपको अपर मोटर न्यूरॉन, ये वाले अपर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। सेकंड आपने याद रखना ए से क्या होता है, इसमें आपको अंटीरियर हॉर्न डैमेज हो जाता है, आपका ये वाला अंटीरियर हॉर्न। जब आपका अंटीरियर हॉर्न डैमेज होगा तो क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें क्या होगा, AML में अमाइलोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में अपर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स भी आएंगे और लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स भी आएंगे। अब उसने बोला है कि ये क्या है, कंबाइंड, यानी अपर मोटर न्यूरॉन भी डैमेज होता है उसमें, लोअर मोटर न्यूरॉन में। अपर मोटर न्यूरॉन में आपको कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है जो आपको क्या होता है, आपकी वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट करवा देता है, वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट करवाता है। और दूसरा आपका लोअर मोटर न्यूरॉन है, ये बेसिकली क्या करवा रहा होता है आपका, जब ये डैमेज होता है इसकी वजह से ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड की क्या हो जाती है, डीजनरेशन हो जाती है। अब यूजली जो AML है, माइलोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, ये क्या इडियोपैथिक, यानी इसकी इडियोपैथिक का मतलब होता है ऐसी डिजीज जिसकी हमें कोई इसका कॉजेटिव एजेंट या कॉज पता ना चली जाए, तो हम इसे इडियोपैथिक में डाल देते हैं। और जो इसकी जो फैमिलियल फॉर्म होती है वो लेस कॉमन होती है, और ये लिंक्ड होती है आपकी SOD1 से। SOD1 का मतलब क्या है आपका, ये बेसिकली SOD1 क्या करवा देती है आपको, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। ये बेसिकली उसको इनकोड करती है। तो SOD1 की क्या होती है, म्यूटेशन हो जाती है, जिससे क्या होगा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस 1 इनकोड नहीं हो पाते, और उसकी वजह से अमाइलोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस हो जाता है। अब अमाइलोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को क्या बोलते हैं हम, लुई गेहरिग डिजीज़ भी बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था इसमें अपर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। अब आपको अपर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स पता होना चाहिए, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, फ्लैसिड लिम्ब वीकनेस होती है। क्यों, इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, और इसमें जो वीकनेस हो रही होती है, इसमें वीकनेस यानी अपर मोटर और लोअर मोटर दोनों में वीकनेस होती है, लेकिन इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, और इसमें फैसिकुलेशन होती हैं। फैसिकुलेशन का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं मसल ट्विचिंग को।
मसल ट्विचिंग को बोलते हैं फैसिकुलेशन। दूसरा इसमें एट्रोफी होती है, ये अब बेसिकली लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स है। इसमें बल्बल पाल्सी होती है। बल्बल पाल्सी का मतलब क्या है, जो आपकी क्रेनियल नर्व 8, 9, 10 क्रेनियल नर्व्स आपकी 9, 10, 11 और 12, 8 नहीं है, 9, 10, 11, 12 जो क्रेनियल नर्व है उसके फंक्शंस क्या होंगे, डी अरेंज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बल्बल पाल्सी। और इसकी आपको मैंने तमाम क्रेनियल नर्व्स बहुत डिटेल में बताई हुई हैं, यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में लिखा हुआ। इसकी वजह से डिसआर्थरिया हो जाता है। डिसआर्थरिया का मतलब होता है पेशेंट को बोलने में दिक्कत होती है। डिस्फेगिया हो जाएगा, यानी उसको खाने में दिक्कत होती है। और उसकी टंग की एट्रोफी हो जाएगी। टंग की एट्रोफी क्यों होगी, क्योंकि क्रेनियल नर्व 12 क्या डैमेज हो रही है। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें अपर मोटर न्यूरॉन के भी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब इसमें स्पास्टिक देखें, आपको पता है लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, आपका होता है फ्लैसिड पैरालिसिस, लेकिन जो अपर मोटर न्यूरॉन है इसमें स्पास्टिक लिम्ब, एक तो स्पास्टिक पैरालिसिस होता है और वीकनेस तो मौजूद होती है दोनों में। और इसमें जो फ्लैक्स है वो ज़्यादा हो जाती है, हाइपरफ्लैक्सिया हो जाता है। और क्लोनस, क्लोनस का मतलब कहते हैं इसमें मसल स्पैज़म होता है। क्लोनस को क्या बोलते हैं हम, मसल स्पैज़म। और इसमें सीडो बल्बर पाल्सी होती है। सीडो बल्बर पाल्सी में वही है, क्रेनियल 9, 10, 11, 12 है। इसके फंक्शन क्या होंगे, क्रेनियल नर्व्स डी अरेंज हो जाती हैं और उसकी वजह से वही डिसार्थरिया। डिसार्थरिया का मतलब क्या है, बोलने में स्पीच प्रॉब्लम होती है। डिस्फेगिया, खाने में दिक्कत, इमोशनल लायबिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें देखें आपका सेंसरी और बाउल है और ब्लैडर डेफिसिट क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें आपका जो डोर्सल कॉलम है वो बिल्कुल ठीक रहता है। इस वजह से साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं। अब बेसिकली ये फटाइल होता है, ये मोस्ट कॉमन है। ये क्या करता होता है, ये रेस्पिरेटरी फेलियर करवाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसका जो ट्रीटमेंट है उसको में क्या देते हैं हम, रिलूजोल देते हैं, रिलूजोल। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टेबस डोर्सालिस, TD। टेबस डोर्सालिस में बेसिकली ये आपका ये क्या पड़ा हुआ है, डोर्सल कॉलम, ये वाला आपका डोर्सल कॉलम पड़ा हुआ है, ये डैमेज हो जाता है। ये डैमेज क्यों होता है, आपको पता है ना। आपको सिफिलिस कौन सी डिजीज करवाता है, इसका कॉस्टिव एजेंट क्या होता है, ट्रैपिनोमा पैलिडियम। जो ट्रैपिनोमा पैलिडियम है, जो आपके टर्शरी सिफिलिस करवा रहा होता है, वो क्या करवा देता है, आपका जो डोर्सल कॉलम है उसको डैमेज कर देता है। जब डोर्सल कॉलम डैमेज हो जाएगा, उसकी डीजनरेशन या डीमाइलिनेशन हो जाती है। यहाँ पे देखिए उसने बोला डीजनरेशन डीमाइलिनेशन होती है डोर्सल कॉलम की और उसकी रूट्स की, किससे, ट्रैपिनोमा पैलिडियम से। ट्रैपिनोमा पैलिडियम बेसिकली क्या करवा रहा होता है, टर्शरी सिफिलिस करवा रहा होता है। अब आपने इस तमाम जो फंक्शन याद रखने हैं वो क्या याद करने हैं, अगर डोर्सल कॉलम डैमेज हो रहा है तो डोर्सल कॉलम क्या करवा रहा था, कौन सी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था आपकी, एक तो आपका प्रेशर, दूसरा आपका वाइब्रेशन। डोर्सल कॉलम कैरी करता है फाइन टच। और उसके अलावा क्या करवाता है, आपकी प्रोपियोसेप्शन, ये कैरी इंफॉर्मेशन कर रहा होता है। अगर ये डोर्सल कॉलम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होगा, सेंसरी अटैक्सिया हो जाएगा। सेंसरी अटैक्सिया, प्रोग्रेसिव सेंसरी अटैक्सिया इस वजह से होगा क्योंकि उसकी जो डोर्सल कॉलम का प्रोपियोसेप्शन का फंक्शन है ये उड़ जाएगा। और फाइन टच की प्रॉब्लम उड़ जाए, फाइन टच की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्टर्बेंस आएगी, प्रेशर और वाइब्रेशन ये सारी डैमेज हो जाएंगी। और उसकी वजह से अगर प्रोपियोसेप्शन डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, पुअर कोऑर्डिनेशन होगी। और रोम्बर साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रोम्बर साइन का मतलब क्या है, अगर एक पेशेंट है वो उसकी आंखें खुली हुई हैं, वो दोनों पाँव पे खड़ा हुआ है, जैसे ही वो आंखें क्लोज करेगा वो एक साइड पे गिर जाएगा। इसको बोलते हैं रोम्बर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, पेशेंट को क्या हुआ, ब्रेन माल फंक्शन की, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है और उसका रोम्बर साइन इस चीज़ को पॉजिटिव कहते हैं, जो टेबस डोर्सालिस में पॉजिटिव होगा। और दूसरा इसमें एब्सेंट DTI का मतलब क्या है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होंगे आपके, एब्सेंट होंगे। एक तो रोम्बर साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि पेशेंट जैसे ही उसकी आंखें ओपन है और वो खड़ा हुआ दोनों पाँव पे, जैसे वो क्लोज करेगा वो गिर जाएगा, इसको बोलते हैं रोम्बर पॉजिटिव। अब बेसिकली टेबस डोर्सालिस की एसोसिएशन किससे होती है, ये शूटिंग पेन के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसको अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल्स, ये मैंने आपको डिटेल में बताऊंगा। और चारकोट जॉइंट के साथ ये इसकी एसोसिएशन होती है। ये तमाम चीज़ें टेबस डोर्सालिस करवा रही होती हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन।
जो सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन है बेसिकली क्या होती है, अगर पेशेंट को B12 की डेफिशिएंसी है, एक पेशेंट है उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका जो एक तो उसका लेटरल, ये वाला लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, ये डैमेज होगा, और दूसरा उसका क्या होगा, ये वाले ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डॉर्सल कॉलम, ये भी डैमेज हो जाएगा। और पेशेंट के का क्या होगा, स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट है वो भी डैमेज हो जाएगा। अब पेशेंट को B12 की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से 3 ट्रैक्ट डैमेज होंगे। नंबर 1 स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट डैमेज होगा, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज होगा, और डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट डैमेज होगा। आपको पता है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बेसिकली क्या करवाता है, कौन सी इंफॉर्मेशन करवा रहा होता है, आपकी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स करवा रहा होता है, वो क्या उसका फंक्शन कौन सा है, वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट करवा रहा होता है। जबकि डॉर्सल कॉलम आपको क्या करवा रहा होता है, कौन सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैरी करता है आपकी पेशेंट की, प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच, और दूसरा क्या, प्रोपियोसेप्शन, ये आपका डॉर्सल कॉलम इंफॉर्मेशन कैरी करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, तीनों ट्रैक्ट डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को चलने में दिक्कत होगी, अटैक्सिक गेट होगी, पैरास्थीसिया होगा, इम्पेयर्ड पोजीशन ऑफ वाइब्रेशन होगी, क्योंकि जितने भी ये फंक्शन ये आपको मैंने बताई हैं, प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच, प्रोपियोसेप्शन, वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स, ये सारी डैमेज हो जाएंगे। उसकी वजह से रोम्बर साइन पॉजिटिव आएगा। रोम्बर साइन पॉजिटिव का मतलब क्या, एक पेशेंट है वो उसकी आइज ओपन है, वो खड़ा हुआ है दोनों पाँव में, जैसे ही वो आइज क्लोज करता है तो क्या होगा, वो एक साइड पे गिर जाता है, उसको बोलते हैं रोम्बर साइन। और उसमें अपर मोटर न्यूरॉन के साइंस आएंगे। अपर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको अपर मोटर न्यूरॉन में वीकनेस आती है पेशेंट को, वीकनेस के साथ क्या होगा, उसमें हाइपर रिफ्लेक्स, यानी उसके रिफ्लेक्स क्या होंगे, ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है। और उसमें क्या होगा, हाइपर टोन हो जाता है, हाइपरटोनिया, यानी उसकी टोन बढ़ जाती है मसल्स की। और उसके अलावा उसमें बिबिन्स्की पॉजिटिव होता है, ये एक साइन है। जैसे ही पेशेंट की अगर पाँव है, पाँव पे आप उसका साइन परफॉर्म करेंगे बिबिन्स्की, जिसकी वजह से उसका जो थंब है, टो है, वो ऊपर चला जाएगा, इसको बोलते हैं बिबिन्स्की पॉजिटिव। नॉर्मली ऊपर नहीं जाना चाहिए, नॉर्मली नीचे आना चाहिए। अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लीन है तो क्या होगा, आपका जो तो आपका अंगूठा है पाँव का ऊपर जाएगा। और इसमें स्पैस्टिक पैरालिसिस होता है अपर मोटर न्यूरॉन में, स्पैस्टिक पैरालिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का ओक्लूजन। देखें, अगर स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन होता है या डैमेज होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो डॉर्सल कॉलम है और लेसुलर ट्रैक्ट, ये स्पेयर हो जाता है, ये बच जाता है। यहाँ पे आपका डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट होता है, ये आपका डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट और लेसुलर ट्रैक्ट, ये स्पेयर क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली इसको पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। तो डॉर्सल कॉलम और आपका कौन सा है, आपका लेसुलर ट्रैक्ट, ये क्या काम अंजाम दे रहा होता है, ये बेसिकली आपका जो पेन है, पेन, टच और टेम्परेचर, पेन, टच और टेम्परेचर को कैरी कर रहा होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये स्पेयर हो जाता है, ये बच जाता है। क्यों ये स्पेयर होता है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई होती है वो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी इसको सप्लाई कर रही होती है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब उसने बोला कि वाटरशेड एरियाज होती हैं, कहाँ पे होती हैं, ये मिड थोरेसिक में होते हैं, आपके जो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की टेरिटरी है। देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए वाटरशेड एरियाज होते कौन से हैं। देखिए, वाटरशेड एरिया यहाँ पे उसने बताया मिड थोरेसिक है। वाटरशेड एरिया ऐसे एरिया होते हैं जिसकी अपनी कोई यानी उसकी डुअल सप्लाई होती है, यानी उसको दो साइड से सप्लाई मिल रही होती है। मिड थोरेसिक, देखें, ऊपर से इसको सप्लाई मिल रही होती है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी से, और नीचे इसको मिल रही होती है, क्योंकि इसकी देखें इसकी डुअल ब्लड सप्लाई है। डुअल जो ब्लड सप्लाई होने की वजह से इसको वाटरशेड एरिया कहते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इस्कीमिया हो जाए तो क्या होगा, ये वाटरशेड एरिया मोस्ट ज़्यादा डैमेज होते हैं, मोस्ट ससेप्टेबल टू डैमेज होते हैं टू इस्कीमिया। क्यों, क्योंकि इनकी अपनी कोई सप्लाई नहीं होती, क्योंकि डुअल सप्लाई होती है। कुछ इसे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, कुछ इसको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ऊपर से सप्लाई कर रही है। तो जो आपको बिलो T8 थोरेसिक T8 से नीचे इसको सप्लाई कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, आर्टरी ऑफ एडम कीविस। ये एडम, जो आर्टरी ऑफ एडम कीविस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये T9 टू T12 के दरमियान निकलती है। जो आपको आर्टरी ऑफ एडम कीविस है, ये सप्लाई कर रही होती है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को बिलो T8, यानी थोरेसिक T8 से नीचे कौन सप्लाई कर रही होती है आपको, आर्टरी ऑफ एडम कीविस।
जो आपके कहाँ से निकलती है, आपके T9 से T12 के दरमियान निकलती है। और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का कोलिजन कैसे हो सकता है? अगर आप ऑर्टिक एनोरिज्म को रिपेयर कर रहे हैं, उसी वजह से भी ये इसका एनोरिज्म हो सकता है, ये डैमेज हो सकती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। दूसरा इसमें देखें, एक नंबर 1 कौन सा ट्रैक्ट जाएगा? आपका लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जाएगा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ऑक्लूजन होने की वजह से, जिसकी वजह से आपको अपर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। दूसरा इसमें आपका ट्रैक्ट कौन सा डैमेज होगा आपका? क्योंकि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी स्प्राई कर रही होती है आपका एंटीरियर हॉर्न। आपको पता है ना, एंटीरियर हॉर्न आपका मोटर होता है, और जब एंटीरियर हॉर्न आपका डैमेज होगा तो इसकी वजह से आपको क्या, कौन सा साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि एंटीरियर हॉर्न डैमेज है। अपर मोटर न्यूरॉन के कब साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? जब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट CST डैमेज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपके लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि आपका एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो रहा है। थर्ड, इसमें आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हो जाता है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के स्ट्रोक की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन, टेम्परेचर की सेंसेशन जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वो कैरी कर रहा होता है, वो बेसिकली क्या होती है, आपकी पेशेंट की लूज हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। जब एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो ऊपर वाली, तो इसको जो अल्टरनेट सप्लाई इसकी कौन सी मिल रही होती है? इसको आर्टरी ऑफ एडम केविस से, जो बेसिकली आपको बिलो T8 से नीचे सप्लाई कर रही होती है। ये इसका बेनिफिट है आपका वाटरशेड एरियाज को। एक आर्टरी बंद है, दूसरी इसको आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। जो हमारा टॉपिक है ब्रॉन्ज कॉर्ड सिंड्रोम। ब्रॉन्ज कॉर्ड सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, इसमें क्या होता है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का रीजन होता है, ये वाला, इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसमें जो आधी आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? ये स्टैब वॉन्ड की वजह से उड़ सकती है, और दूसरा पेशेंट को अगर बुलेट इंजरी हुई है उसी वजह से उड़ सकती है। अब इसमें आपको मैंने ट्रैक डिटेल 1 by 1 समझाने ताकि आपको ब्रॉन्ज कॉर्ड सिंड्रोम में वो अच्छी तरह समझ आ जाए। जो हमारा सेकंड ट्रैक्ट है उसको बोलते हैं डॉर्सल कॉलम। तो फर्स्ट एड में बहुत शॉर्टकट लिखा हुआ है, तो उसको हम पिक्चर से समझते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो डॉर्सल कॉलम का ट्रैक्ट होता है, बेसिकली क्या होता है आपका, ये कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करता है? ये आपकी फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, थर्ड क्या, वाइब्रेशन, और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की इंफॉर्मेशन को डॉर्सल कॉलम कैरी करता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन कैरी करने के बाद कहां पे जाता है? आपके डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में। और डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन मैंने आपको बताया क्या, ये ऐसा न्यूरॉन है, जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होती है। तो जो आपका डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट है वो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पे जाता है? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में, जो बेसिकली सेंसिटिव न्यूरॉन है, और यहां से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड में ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। उसके बाद ये आपका डॉर्सल कॉलम है। डॉर्सल कॉलम का जो रेड होता है ये बेसिकली न्यूक्लियस ग्रेसिलस होता है, और जो आपका ब्लू है ये न्यूक्लियस क्यूटेनियस होता है। न्यूक्लियस क्यूटेनियस बेसिकली ये, और ग्रेसिलस। न्यूक्लियस क्यूटेनियस क्या करता है? ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जितनी भी फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये अपर लिम्ब से कैरी करता है। और जबकि ग्रेसिलस क्या करता है? वो आपके लोअर लिम्ब से ये इंफॉर्मेशन, फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कैरी कर रहा होता है। और बेसिकली ये आपका क्या है, यहाँ पे बेसिकली इसकी साइनेप्सिस होती है, साइनेप्स होती है डॉर्सल कॉलम की। उसके बाद ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन से कहां पे जाता है? सिनेप्स होने के बाद न्यूक्लियस क्यूटेनियस ग्रेसिलस में, ये आपका जाता है मेडुला में। और मेडुला में क्या होती है? जिसकी डॉर्सल कॉलम का जो ट्रैक्ट है इसकी डेकोसेशन होती है, और जैसे ही डेकोसेशन होती है ये कहां पे मूव कर जाता है? कॉन्ट्रालेटरल, यानी उल्टी साइड पे मूव कर जाता है, और कॉन्ट्रालेटर मूव कर जाता है, और फिर ये इसमें कौन से मीडियल लेमिनिस्कस फाइबर के जरिए ये ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद कहां पे जाता है? फर्स्ट ये आपका मेडुल। देखें, जैसे ही इसकी डेकोसेशन हुई है मेडुला में, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हुआ है, उसके बाद यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ है, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आपका जो वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल थैलेमस है, पोस्टीरियर लेटरल का वीपीएल जो न्यूक्लियस है थैलेमस का, वहां पे जाकर फिनिश होता है। स्टार्ट मेडुला से हुआ, फिनिश वीपीएल में हुआ। जैसे ही मीडियल लेमिनिस्कस के लिए कहां पे जाता है? नंबर ये वेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स पे जाता है, फिर वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, और फाइनल जाता है आपके वीपीएल में, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस में, थैलेमस का जो न्यूक्लियस है।
और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है, फिनिश हो जाता है। और सेकंड यहाँ पे क्या होती है, जो सेकंड सिनेप्सिस भी यहाँ पे होती है। और यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है, वो आपका कहाँ पे जाता है, आपके इंटरनल कैप्सूल में जाता है। इंटरनल कैप्सूल में जाने के बाद कहाँ पे जाता है, आपका कोरोना रेडिएटम में, कोरोना रेडिएटम में कहाँ पे जाता है, फिर फाइनल आपका जो ब्रेन में क्या होता है, फर्स्ट सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, जिसे एरिया 1, 2, 3 जाते हैं, वहां पे सारी ये सेंसरी इंफॉर्मेशन आपकी फाइनल पहुंच जाती है। अब हमने डोर्सल कॉलम का जो ट्रैक पढ़ लिया, अब हम देखते हैं लायन के बारे में बात कर लेते हैं, ब्राउन स्क्वाड में जो यूज होते हैं। देखिए उसने ये बात की हुई है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे लायन हो, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, तो क्या होगा। देखें अभी जो डोर्सल कॉलम है इसकी क्या हुआ है, डोर्सल डीसी है, इसकी अभी डेकोसेशन नहीं हुई, तो फाइंडिंग क्या होगी इसकी, इसी वजह से इसकी फाइंडिंग इप्सिलेटरल हो गई। इप्सिलेटरल का मतलब होता है उसी साइड पे फाइंडिंग होगी, ये वाला हिस्सा डैमेज होगा, क्योंकि अब इसकी डेकोसेशन हुई है। लायन कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। अगर क्योंकि देखें इसकी डेकोसेशन कहाँ पे, मेडुला में हो रही है। अगर इसकी जो लायन है वो अगर मेडुला के लेवल पे है, या इससे ऊपर क्या पड़ा हुआ था, पोन्स के लेवल पे है, फिर इसकी फाइंडिंग क्या होती है, फिर इसकी फाइंडिंग कॉन्ट्रालेटरल होती है। लेकिन उसने यहाँ पे ब्राउन स्क्वाड में क्या बताया गया कि ब्राउन स्क्वाड में बेसिकली क्या होता है, आपका जो ब्रेन, जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका आधा हिस्सा क्या होता है, स्टैब बॉन्ड या बुलेट की वजह से उड़ जाता होता है। अब बिफोर डेकोसेशन हो रही है लायन है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का लायन है, तो क्या फाइंडिंग आएगी, इप्सिलेटरल फाइंडिंग आएगी। अब आपको पता चल गया कि क्या हुआ जो हमने डोर्सल कॉलम का पढ़ा है। डोर्सल कॉलम में देखें नंबर 1 पे क्या था, इसको देखें, मैंने बताया ना इसमें इप्सिलेटरल आपकी फाइंडिंग जाती है, इप्सिलेटरल साइड पे। इप्सिलेटरल साइड पे डोर्सल कॉलम क्या क्या कैरी इन्फॉर्मेशन कर रहा होता है, आपकी प्रोप्रियोसेप्शन कैरी कर रहा होता है, वो लॉस हो जाएगी। आपकी वाइब्रेशन और कैरी कर रहा होता है, उसकी सेंस इन्फॉर्मेशन वो लॉस हो जाएगी। और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, जिसे क्या बोलते हैं हम, प्रोप्रियोसेप्शन। और मैंने आपको बताया ये बिलो द लेवल ऑफ लायन होगा, क्योंकि डोर्सल कॉलम की जो डेकोसेशन हो रही है वो मेडुला में हो रही है। और लायन की हम बात कर रहे हैं, लायन आपका जो क्या पड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा हुआ है, बिफोर डेकोसेशन पड़ा हुआ है। अगर बिफोर डेकोसेशन है, इसका मतलब क्या है, फाइंडिंग आपकी क्या आएगी, इप्सिलेटर, यानी उसी सेम साइड की। सबसे पहले हमारा जो ट्रैक्ट वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एड में बहुत शॉर्टकट लिखा हुआ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पिक्चर को समझना है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, देखिए स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कौन सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, आपकी पेन और टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जो पेन और टेम्परेचर की जो इंफॉर्मेशन जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ने वो कैरी की होती है, वो कहाँ पे लेके जाता है, कैरी तो कर लेता है, कैरी करने के बाद कहाँ लेके जाता है, आपका डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में ये आपका बेसिकली क्या है, ये डोर्सल हार्न है, जिसे क्या बोलते हैं हम, पोस्टीरियर हार्न भी बोलते हैं। ये बेसिकली जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है, पोस्टीरियर हार्न या डोर्सल हार्न, दोनों का एक ही नाम है। तो डोर्सल हार्न क्या होता है, पोस्टीरियर हार्न होता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और नीचे यहाँ पे वेंट्रल हार्न है, जिसे बोलते हैं इंटीरियर हार्न, जितने भी मोटर के फंक्शन है वो वेंट्रल हार्न या इंटीरियर हार्न कैरी कर रहा होता है। अब बेसिकली डोर्सल हार्न का मैंने बोला है सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो क्या हुआ, जो पेन एंड टेम्परेचर जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ने इंफॉर्मेशन सेंसरी कैरी की होती है, वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के जरिए कहां पे लेके आता है, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। जो डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन है वो बेसिकली क्या, आपका जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो इस न्यूक्लियस के थ्रू कैरी होती है। जो ये बेसिकली न्यूरॉन होता है, वो कौन सी न्यूरॉन, जितनी भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी कर रहा होता है। उसके बाद साइनेप्सिस कहां पे होती है, साइनेप्सिस होती है आपके डोर्सल हार्न में। डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के साथ इंफॉर्मेशन कहां पे, साइनेप्स होती है आपकी डोर्सल हार्न पे, जिसे पोस्टीरियर हार्न कहते हैं। उसके बाद साइनेप्स होने के बाद इंफॉर्मेशन कहां पे जाती है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्लैक है, ये सेंट्रल कनाल है। सेंट्रल कनाल के सामने क्या बोलते हैं, एंटीरियर कमिश्नर पड़े होते हैं। एंटीरियर कमिश्नर में अब डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन से जो इंफॉर्मेशन सेंसरी पेन और टेम्परेचर कैरी किया होता है, वो साइनेप्स होती है डोर्सल हॉर्न में। और वहां से साइनेप्स होने के बाद कहां पे जाती है, आपके एंटीरियर जो व्हाइट कमिश्नर है, यहां पे बेसिकली डेकोसेशन होती है। तो स्पाइन, ये एमसीक्यू भी आता है कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और उसकी डेकोसेशन कहां पे होती है, उसकी डेकोसेशन कहां पे होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही डेकोसेशन उसकी होती है। तो यहां से जो इसकी डेकोसेशन होती है सेंट्रल कनाल के सामने इंटीरियर व्हाइट के मिश्र, और यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो स्टार्ट होने के बाद कहां पे जाता है, आपके मेडुला में।
और मेडुला में जाने के बाद आपका कहाँ पे जाता है, आपके स्पाइनल लेमिनिस्कस जो फाइबर होते हैं मेडुला के क्रॉस करने के बाद क्या होते हैं, उसके जरिए ये ट्रैक्ट कैरी होता है स्पाइनल लेमिनिस्कस के जरिए। उसके बाद ये आपका जाता है वेंट्रल, यानी आपके वेंट्रल पार्ट ऑफ बोन्स और वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड बोन्स में जाता है, फिर वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन जाता है, और ये सेकंड न्यूरॉन फिर आपका जो स्टार्ट हुआ था वो फाइनल कहाँ पे जाता है, आपके वीपीएल में, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल जो न्यूक्लियस होता है थैलेमस का, वहां पे जाता है। और यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है, ये फिनिश हो जाता है, और यहाँ से बेसिकली दूसरी सिनेप्स होती है वीपीएल, वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल जो थैलेमस का न्यूक्लियस होता है, यहाँ से पे सिनेप्सिस होने के बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ पे जाता है, फिर आपके इंटरनल कैप्सूल में जाता है। इंटरनल कैप्सूल में जाने के बाद कहाँ पे, कॉर्ना रेडिएटा में, और फिर जाता है आपका फाइनल कहाँ पे जो एंड होता है, फर्स्ट स्मेट्रो सेंसरी कॉर्टेक्स होती है ब्रेन में, जिसे एरिया 1, 2, 3 बोलते हैं, वहां पे जाके ये फिनिश हो जाता है। तो वीपीएल में उसने बोला कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे बेसिकली फिनिश हो रहा था, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा था। तो बेसिकली जो फर्स्ट सिनेप्सिस कहाँ पे आपकी हो रही थी, डोर्सल हॉर्न में सिनेप्सिस हो रही थी, दूसरी सिनेप्सिस आपकी वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल जो थैलेमस है वहां पे हो रही थी, और यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा था, जो फाइनल कहाँ पे जाता है, स्मेट्रो सेंसरी कॉर्टेक्स में। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया। अगर उसने बोला है कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे लेना है, देखें यहाँ पे, देखें ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे लेना है, स्पाइनल कॉर्ड। इसकी फाइंडिंग क्यों होगी, इसकी फाइंडिंग कॉन्ट्रालेटरल होगी, यानी ऑपोजिट साइड में क्या होगा, इसकी तमाम जो कैरी कर रहा था इंफॉर्मेशन, पेन और टेम्परेचर, वो उड़ जाएगी। क्यों कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, क्योंकि इसकी डेकोसेशन यहाँ पे हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में डेकोसेशन हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है डेकोसेशन। तो आपने हमेशा याद रखना है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, इसकी जो फाइंडिंग होती है हमेशा कॉन्ट्रालेटरल होती है, ठीक है। हमने आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कैरी क्या कर रहा होता है इंफॉर्मेशन, ये आपकी पेन और टेम्परेचर को कैरी कर रहा होता है, लेकिन इसकी फाइंडिंग क्या है, कॉन्ट्रालेटरल होगी। कॉन्ट्रालेटरल क्यों होगी, क्योंकि जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है उसकी जो डेकोसेशन है वो कहाँ पे हो रही थी, वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो डेकोसेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही हो रही होती है। इसी वजह से की फाइंडिंग क्या आएगी, कॉन्ट्रालेटरल, यानी ऑपोजिट साइड का पेन और टेम्परेचर क्या होगा, और क्रूड और नॉन डिस्क्रिमिनेटेड टच, ये आपका लॉस हो जाएगा, और बिलो द लेवल ऑफ लायन होगा, ठीक है, क्योंकि बिलो द लेवल ऑफ लायन होगा क्योंकि इसकी डेकोसेशन स्पाइनल कॉर्ड में है। थर्ड हमारा ट्रैक्ट है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है। बेसिकली कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ पे फर्स्ट में बहुत शॉर्टकट लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने इसका मैकेनिज्म समझना है। तो बेसिकली जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होता है वो क्या करता है, ये बेसिकली कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स है उसको कैरी कर रहा होता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी करके कहाँ पे जाता है, आपकी कोरोना रेडिएटा में जाता है, और कोरोना रेडिएटा में जाने के बाद ये बेसिकली कहाँ पे जाता है, आपका इंटरनल कैप्सूल में। तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो बेसिकली स्टार्ट होता है अपर मोटर न्यूरॉन से, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन वॉलंटरी मूवमेंट से जो मसल्स की मूवमेंट्स हमने करवानी होती है वो कोरोना रेडिएटा में जाती है। कोरोना रेडिएटा में जाने के बाद कहाँ पे जाती है, आपकी इंटरनल कैप्सूल में। और इंटरनल कैप्सूल ये बेसिकली अभी इप्सिलेटरल है, इसकी डेकोसेशन नहीं हुई है। और इंटरनल कैप्सूल में जाने के बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, आपकी ब्रेन स्टेम के एरिया में। और ब्रेन स्टेम का कौन सा, वेंट्रल एरिया यानी इंटीरियर पार्ट, उसमें क्या कहता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी फर्स्ट जाती है मिड ब्रेन में, वेंट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, और वेंट्रल उसके बाद जाती है वेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स, और नेक्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन ये जाती है मेडुला में। और मेडुला में यहाँ पे इसकी जो होती है वो डेकोसेशन होती है। जैसे इसकी डेकोसेशन होती है ये क्या करता है, इप्सिलेटरल से कॉन्ट्रालेटरल हो जाता है उल्टी साइड पे। और ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है जिसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इस स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में ऊपर क्या पड़ा होता है, आपका पोस्टीरियर हॉर्न, जबकि नीचे पड़ा होता है आपका एंटीरियर हॉर्न। जो एंटीरियर हॉर्न होता है वो मोटर होता है। मोटर क्यों होता है, क्योंकि बेजल प्लेट से मिलकर बना होता है। जितने भी मोटर फंक्शन एंटीरियर हॉर्न करता है, ऊपर का होता है पोस्टीरियर हॉर्न जो आपका एलर प्लेट से मिलकर बना होता है, और जितनी भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन पोस्टीरियर हॉर्न के जरिए कैरी करता है ये। लेकिन हमने यहाँ पे टॉपिक क्या हमारा, ये टॉपिक है ये क्या है, कौन सा, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, जो बेसिकली क्या करता है, ये मसल्स की मूवमेंट करवाता है। तो मेडुला में डेकोसेशन होने के बाद ये एंटीरियर हॉर्न में जाता है, मोटर में जाता है, और यहाँ पे इनरवेट करता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन्स, कौन से, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को इनरवेट करता है। और ये बेसिकली लोअर मोटर न्यूरॉन्स है जो स्पाइनल कॉर्ड में पड़े होते हैं, और फाइनली क्या करवाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या करवाते हैं, वहां मसल्स की
इनर्वेशन करवा देते हैं। अब आपने जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है CST कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वो आपको डिटेल में पता चल गया। देखें अगर यहाँ पे देखें ये ऊपर से क्या आ रहा है, आपका अपर मोटर न्यूरॉन आ रहा है, ये वाला था अपर मोटर न्यूरॉन। अगर उसने बोला है कि लेयन हो जाए तो फाइंडिंग क्या आएगी, अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लेयन हो जाए तो इसके जो नीचे वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर थोरेसिक लेवल का अपर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हुआ है तो थोरेसिक के लेवल के जितने भी वाले नीचे वाले हिस्से में प्रॉब्लम आ रही होगी अपर मोटर न्यूरॉन के वॉलंटरी मूवमेंट्स, थोरेसिक के नीचे क्या पड़ा हुआ है, लंबर, ठीक है, और पेल्विस वगैरह। तो अगर उसने बोला है कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लेयन हो रहा है तो फाइंडिंग हमेशा क्या होगी, बिलो द होगा, बिलो उसके नीचे वाली चीज़ें होंगी ना, नीचे वाली फाइंडिंग आएगी, नीचे वाली तमाम उसकी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है वो उड़ जाएंगी। लेकिन ये देखें ये अपर मोटर न्यूरॉन इनरवेट कर रहा था आपके एंटीरियर हॉर्न पे, और एंटीरियर हॉर्न के आगे क्या होगा, आपका जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये वाला, ये आगे आपके मसल्स को इनरवेट कर रहा था। अब बेसिकली उसने बोला अगर आपका लोअर मोटर न्यूरॉन, ये वाला लोअर मोटर न्यूरॉन का स्पाइनल कॉर्ड के रीजन पे लेवल हो तो फाइंडिंग क्या होगी, एट द लेवल ऑफ रीजन होगी, एट द लेवल ऑफ, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा हुआ है, इसी वजह से क्या होगा, ये उसी साइड पे जो लोअर मोटर न्यूरॉन है एट द लेवल ऑफ लेयन क्या होगी, फाइंडिंग उसकी आएगी। अब हमने अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन को डिटेल में पढ़ लिया। देखें अपर मोटर न्यूरॉन होगा ये इप्सिलेटरल फाइंडिंग होगी, ठीक है, इप्सिलेटरल फाइंडिंग होगी, और कहाँ पे, बिलो द लेवल ऑफ लेयन होगी, बिलो द लेवल ऑफ लेयन होगी, क्योंकि जो आपको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज होगा इसी वजह से, ठीक है। अब आपने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और इसकी इप्सिलेटरल, और जहाँ पे ये आपका अपर मोटर न्यूरॉन ये वाला स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होगा उससे नीचे वाली फाइंडिंग आएगी, इसी वजह से बिलो द लेवल ऑफ लेयन होगी अपर मोटर न्यूरॉन्स की फाइंडिंग। और लोअर मोटर न्यूरॉन की जो फाइंडिंग होगी वो इप्सिलेटरल होगी, और वो क्या होगा, एट द लेवल ऑफ लेयन होगी। क्योंकि लेवल ऑफ लेयन में क्यों होगी, क्योंकि जो स्पाइनल कार्ड में आपका एंटीरियर हॉर्न पड़ा होता है, एंटीरियर हॉर्न बेसिकली क्या होता है, आपका मोटर होता है जो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन को एसएमएस भेजता है और वो मसल्स को इनर्वेट कर रहा होता है, मसल्स को इनर्वेशन कर रहा होता है, और जिस साइड पे ये डैमेज होगी उसी साइड पे लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा। और उसी साइड देखें स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन होता है, जो बेसिकली आपकी तमाम जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसेशन है, वो कैरी कर रहा होता है। देखें एक ही साइड पे अगर स्पाइनल कॉर्ड आपका फिनिश्ड हो जाता है, उड़ जाता है, तो क्या होगा, आपकी तमाम जो सेंसेशन है उसी साइड की एट द लेवल ऑफ लेयन वो क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी। अब उसने बोला कि ब्राउन-स्पॉट सिंड्रोम को हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फ्रेडरिच एटेक्सिया। बेसिकली जो फ्रेडरिच एटेक्सिया है वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसमें बेसिकली क्या होता है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई का मतलब होता है 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्राई मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, रेपिटेशन होती है। नॉर्मली जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड होता है GAA, इसकी नॉर्मल बॉडी में कितनी रेपिटेशन होती है, नॉर्मली ये 50 टाइम रिपीट होता है, ये बॉडी में नॉर्मल है। अगर इसकी रेपिटेशन मोर देन 200 हो जाए तो क्या होगा, हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है, मिथाइलेशन, और उसकी वजह से अगर इसकी रेपिटेशन मोर देन 200 हो जाए तो डिजीज़ कौन सी हो जाती है, फ्रेडरिच एटेक्सिया। इसी ट्राई न्यूक्लियोटाइड की एक्सटेंशन कितनी भी, मोर देन 200। नॉर्मली जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड होता है GAA, ये क्रोमोसोम 9 पे जीन मौजूद होती है, उस जीन का नाम क्या होता है, फेराटैक्सिन। ये फेराटैक्सिन बेसिकली क्या करती है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। किस चीज़ को इनकोड करती है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन को, और नॉर्मली क्या करती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में अहम रोल अदा करती है। अगर ट्राई न्यूक्लियोटाइड की मोर देन 200 रेपिटेशन हो जाए तो क्या होगा, ये जो फेराटॉक्सिन इनकोडिंग आयरन बाइंडिंग जीन है क्या होगा, ये डैमेज हो जाती है। ये आपके जो इनकोड कर रही थी आयरन बाइंडिंग प्रोटीन को, उसको इनकोड नहीं कर पाती, और इसकी वजह से जो नॉर्मल जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और उसमें बेसिकली डैमेज क्या होता है, नंबर 1 आपका जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो डैमेज होगा, जिसकी वजह से अपर मोटर न्यूरॉन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं लेयन में आते हैं, जैसे उसमें टोन, अपर मोटर न्यूरॉन में टोन इंक्रीज हो जाती है, स्पेस्टिक पैरालिसिस आता है, ये साइन एंड सिम्टम्स आएंगे जो मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूँ अपर मोटर न्यूरॉन लेयन में।
सेकंड इसमें क्या डैमेज होगा, आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट डैमेज होगा, स्पाइनोसेरिबेलर, जिसकी वजह से क्या होगा, सेंसरी अटैक्सिया होगा। सेंसरी अटैक्सिया का मतलब क्या होगा, पेशेंट खड़ा होगा, वो ओपन, अगर पेशेंट ओपन आई के साथ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है वो गिर जाएगा, कभी लेफ्ट गिरेगा कभी राइट गिरेगा। इसका मतलब क्या है, पेशेंट का स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट डैमेज है। देखिए स्पाइनो का मतलब स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के दरमियान जो ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। नंबर 3 आपका क्या होगा, आपका जो डोर्सल कॉलम है वो डैमेज हो जाएगा। और डोर्सल कॉलम कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा था, आपका प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच और प्रोपियोसेप्शन। प्रोपियोसेप्शन का मतलब क्या है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन को डोर्सल कॉलम कैरी कर रहा होगा, लेकिन डोर्सल कॉलम डैमेज होता है जिसकी वजह प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच, प्रोपियोसेप्शन वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और इसमें डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, ये एक डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन बेसिकली क्या होती है, आपकी स्पाइनल कार्ड है, आपकी जितनी भी तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो कैरी करके कहाँ पे आती हैं, वो कैरी करके आपके डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में आती हैं। और डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन फिर नेक्स्ट कहाँ पे लेके जाता है, आपके पोस्टीरियर हॉर्न में लेके जाता है। तो अगर डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ही डैमेज हो गया तो क्या, अगर सेंसरी इंफॉर्मेशन भी डैमेज हो जाएंगी। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जो फ्रेडरिच अटैक्सिया है ये बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जिसमें क्या होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, उसकी एक्सटेंशन होती है यानी रेपिटेशन होती है। 3 न्यूक्लियोटाइड की रेपिटेशन कितनी होती है, GAA की मोर देन 200, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। और ये कहाँ पे होता है, ये क्रोमोसोम 9 पे जीन मौजूद होती है, ये आपके क्रोमोसोम 9 पे मौजूद होती है जीन, ये देखें। और कौन सी क्रोमोसोम 9 पे जीन मौजूद होती है, आपकी फेराटॉक्सिन, जो बेसिकली आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, इनकोड करती है उसको। अगर ये और क्या करती है, अगर ये आयरन फेराटॉक्सिन डैमेज हो जाती है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन डैमेज होती है, जिसकी वजह से आपको पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन अहम रोल अदा करता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन है इंपेयरमेंट हो जाती है, खराब हो जाते हैं। और उसकी वजह से आपका जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है उसकी डीजनरेशन होती है। और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन के लेगिन के सिम्टम्स आएंगे, जिसमें एक लिखा हुआ उसने जो स्पैस्टिक पैरालिसिस लिखा हुआ, और भी डिफरेंट आते हैं, हाइपर यानी हाइपरटोनिया होता है, हाइपर रिफ्लेक्स ज़्यादा हो जाती हैं। अगर स्पाइनोसेरिबेलर यानी स्पाइनल कार्ड और सेरिबेलम के दरमियान जो ट्रैक्ट है वो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंसरी अटैक्सिया होगा। पेशेंट यानी क्या होगा, ओपन आई के साथ कभी लेफ्ट गिरेगा कभी राइट गिरेगा। अगर पेशेंट स्ट्रेट खड़ा है, अगर वो उसकी आई क्लोज करता है तब वो गिरता है, इसका मतलब क्या, पेशेंट के डोर्सल कॉलम में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे अगर ओपन आई के साथ गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट को स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट डैमेज है। और डोर्सल कॉलम में डैमेज होगा जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेटरी सेंसेस, प्रोपियोसेप्शन, प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच, प्रोपियोसेप्शन, ये डैमेज हो जाती हैं। डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन अगर इसमें डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अब वो साइन सिम्टम डिफरेंट लिखे हुए उसने, जो आपके तमाम ट्रैक्स हैं जिससे रिलेटेड है। स्ट्रैगरिंग गेट होगी पेशेंट की, और उसमें क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंट फॉल होगा। फ्रीक्वेंट फॉल क्यों होगा, क्योंकि स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट की वजह से फ्रीक्वेंट फॉल होगा, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट की वजह से। पेशेंट ओपन आई के साथ गिर जाएगा, ओपन आई के साथ आंखें ओपन होगी, कभी लेफ्ट गिरेगा कभी राइट गिरेगा। निस्टैगमस होगा, आई के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी आपकी। डिसार्थिया होगा, उसे बोलने में दिक्कत होगी। पेस कैवस होगा, हाई आर्चिस फुट होती हैं, इसे पेस कैविस कहते हैं। और आपके हैमरटोज होंगे, यहाँ पे लिखा पेस कैविस, हैमरटोज होंगे। पेस कैविस का मतलब हाई आर्च फुट। डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट में होगी, और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होगी, ये देखें, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज मेलाइटस और केफोस्क्लेरोसिस होगा, ये आपका केफोस्क्लेरोसिस है। और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कॉज ऑफ डेथ बनेगी पेशेंट की। ये जो आपकी जो नॉर्मली चाइल्डहुड में केफोस्क्लेरोसिस आपको नजर आएगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जो टेक्सचर है नॉर्मल वो टेढ़ा हो जाएगा, जिस तरह पेशेंट की इस तरह की लुक आएगी। अब यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ न्यूमोनिक लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट के साथ बता दिया। उसने लिखा फ्रेडरिच, जो फ्रेडरिच अटैक्सिया है ये बेसिकली क्या, फ्रेडरिच इज फ्रेस्टिक। फ्रेस्टिक का मतलब उसमें फेराटैक्सिन जो जीन होती है वो डैमेज होती है। फेराटैक्सिन बेसिकली क्या होती है, आयरन इनकोड कर रही होती है आयरन बाइंडिंग प्रोटीन को। तो ये लिखा हुआ ही इज़ योर फेवरेट फ्रेड ब्रदर ऑलवेज स्टैगरिंग, यानी स्टैगरिंग का मतलब उसमें स्टैगरिंग गैट होती है और वो फॉल गिर रहा होता है। फॉल जगह 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 क्यों गिर रहा होता है, क्योंकि बेसिकली उसमें क्या होता है, आपका स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट डैमेज होता है। बट अ स्वीट एंड बिग हार्ट,
स्वीट का मतलब क्या, पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। बिगार्ड का मतलब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। और टैक्सिक गेट होती है, ठीक है। अटैक्सिक गेट का मतलब GAA, ये वाला न्यूक्लियोटाइड की रेपिटेशन होती है GAA की, और नॉर्मल कितनी होती है, मोर देन 200 होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है सेरिब्रल पाल्सी। जो सेरिब्रल पाल्सी होती है ये क्या होता है, ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ये क्या होता है आपका, ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। सेरिब्रल पाल्सी क्या हुआ, ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, ये आपका ब्रेन है, अगर कोई ब्रेन का हिस्सा सेरिब्रल पाल्सी में डैमेज हो जाता है तो क्या होगा, वहाँ के जो ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, अगर ये डैमेज हुआ है तो पेशेंट क्या होगा, उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, उसके बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी, और पेशेंट का जो पोस्चर, जो ब्रेन पोस्चर इंसान का बना रहा होता है, उसको बैलेंस करता है, वो भी क्या होगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर सेरिब्रल पाल्सी में। और ये क्या, ये परमानेंट मोटर डिस्फंक्शन इसमें होता है। परमानेंट मोटर डिस्फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो इसमें जो प्रॉब्लम काज होती है सेरिब्रल पाल्सी में, वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है, वो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई क्योर नहीं होती सेरिब्रल पाल्सी की। और रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन प्रोग्रेसिव इंजरी। इसका मतलब क्या होता है, नॉन प्रोग्रेसिव इंजरी का मतलब होता है एक दफ़ा जो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो जाता है, वो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो आगे प्रोग्रेस, यानी वो ओवर द टाइम आपका वर्स नहीं होता, तो डज नॉट वर्स ओवर टाइम। जो एक दफ़ा बच्चे का हिस्सा डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया, वो लाइफ टाइम बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और ये किन में होता है, ये होता है आपके प्री नेटल डेवलपिंग फीटल में। डेवलपिंग फीटल का मतलब क्या है, डेवलप यानी प्री नेटल। प्री नेटल ऐसा पीरियड होता है जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, और माँ को क्या होगा, रेडिएशन से इन्फेक्ट हुई है, इन्फेक्शन हो गया है माँ को, उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी बच्चे में हो सकती है। या ये किन चाइल्ड्स में हो सकता है, इन्फेंट में। इन्फेंट का मतलब होता है पीरियड, जो ऐसा पीरियड होता है, यानी पीरियड आफ्टर बर्थ, उसमें क्या होगा, बच्चे को हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट सही से ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं हुई है, और वहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट को सेरेब्रल पाल्सी हो गया है। और ये मोस्ट कॉमन आपका मूवमेंट डिसऑर्डर है चिल्ड्रन में। क्यों, क्योंकि हर 345 बच्चों में एक बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से क्या क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। अब इसमें क्या इसकी एटियोलॉजी की बात करें, एटियोलॉजी में लिखा हुआ मल्टी का मतलब होता है डिफरेंट, फैक्टोरियल मतलब डिफरेंट फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व करवा सकते हैं आपकी सेरेब्रल पाल्सी। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी फैक्टोरियल एटियोलॉजी, इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, प्री मेच्योरिटी हो सकता है। प्री मेच्योर का मतलब क्या होता है, प्री मेच्योर का मतलब ये होता है एक बच्चा जो लेस देन 37 वीक्स से पहले पैदा हो गया, यानी 32 वीक्स का बच्चा पैदा हो गया, 32 वीक्स 33 वीक्स, उसको क्या कहेंगे, प्री मेच्योर। इनमें सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा इसका एटियोलॉजी क्या है, लो बर्थ वेट। कितना बर्थ वेट कितना होना चाहिए बच्चे का, अगर बच्चा लेस देन 2.5 kg है, इसको क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट, तो इसमें सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इसकी एटियोलॉजी में क्या लिखा हुआ है, और डिफरेंट एटियोलॉजी आ सकती है इसमें। इसमें क्या होगा आपका, हेड इंजरी भी सेरेब्रल पाल्सी करवा सकती है। अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेन ब्लीडिंग, वो भी सेरेब्रल पाल्सी होने के रिस्क फैक्टर में इंक्लूड हो जाता है। प्री मेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, हेड इंजरी और ब्रेन ब्लीडिंग, ये आपकी तमाम चीज़ें क्या करवा सकती हैं, सेरेब्रल पाल्सी। ये एटियोलॉजी हैं, इसी वजह से कहते हैं मल्टी फैक्टोरियल एटियोलॉजी है, यानी इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं एटियोलॉजी के। ब्रेन के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग हो रही है। अब आपको इसकी एटियोलॉजी समझ आ गई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी एटियोलॉजी में प्री मेच्योरिटी, लो बर्थ वेट है, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है। और जबकि इसकी एसोसिएशन की बात करें, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होती है, ये एसोसिएटेड होती है आपकी डेवलपमेंट ऑफ पेरीवेंट्रिकुलर लिकोमेल्शिया। बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका डेवलपमेंट ऑफ पेरीवेंट्रिकुलर लिकोमेल्शिया। इसमें क्या होता है, आपके जो वाइट मैटर के ट्रैक्ट्स हैं उनकी नेक्रोसिस हो जाती है। उनकी फोकल नेक्रोसिस होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, वाइट ट्रैक्ट्स की पेरीवेंट्रिकुलर लिकोमेल्शिया। अब इसकी एसोसिएशन की बात करें, ये एसोसिएटेड वही है, डेवलपमेंट ऑफ पेरीवेंट्रिकुलर लिकोमेल्शिया और फोकल, जिसमें क्या होती है आपके वाइट मैटर ट्रैक्ट्स की फोकल नेक्रोसिस हो जाती है। इसमें जो आपके वाइट मैटर ट्रैक्ट्स हैं
उनकी क्या हो जाती है आपकी नेक्रोसिस। इनकी वाइट मैटर ट्रैक्ट्स की नेक्रोसिस होने को क्या बोलते हैं हम, पेरीवेंट्रिकुलर लिकोमेल्शिया। वाइट मैटर ट्रैक्ट्स आर डैमेज, क्योंकि ये ज़्यादातर प्री मेच्योर बेबी में होने के चांसेस होते हैं। प्री मेच्योर जो बेबी होता है जो लेस देन 37 वीक्स का होता है उसमें ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसमें जो पेशेंट है प्रेजेंट कैसे करेगा, वो अपर मोटर न्यूरॉन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके साथ प्रेजेंट करेगा। अपर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको डिटेल में बताए थे, उसमें क्या आता है, अपर मोटर न्यूरॉन के साइन एंड सिम्टम्स, अपर मोटर न्यूरॉन के जो लाइंस है इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग है एवरीथिंग गो अप। इसका मतलब क्या था, इसमें पेशेंट की जो टोन है वो इंक्रीज हो जाती है, हाइपर टोन हो जाता है, पेशेंट के रिफ्लेक्स भी बढ़ जाते हैं। टोन इंक्रीज है, पेशेंट के रिफ्लेक्स हैं वो हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है पेशेंट का। और थर्ड इसमें क्या आपका क्लोनस, क्लोनस का मतलब होता है इसमें मसल स्पैज्म होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें स्पेसिटी, यानी जो स्पेसिटी आती है हाइपर रिफ्लेक्स होता है और ये ज़्यादा एक से ज़्यादा लिम्स को डैमेज करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी की वजह से जो आपके प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं, वो परसिस्ट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आफ्टर बर्थ कुछ देर के बाद चले जाते हैं, लेकिन जो पेशेंट होता है जो सेरेब्रल पाल्सी का होता है जिसमें कौन से फॉर एग्जांपल है मोरू रिफ्लेक्स, जो मैंने आपको न्यूरोलॉजी में आपको स्टार्ट में पढ़ाया, मोरू रिफ्लेक्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स है, ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी जो लोब्स हैं आपके दिमाग की जैसे जैसे वो प्री मच्योर होंगी तो क्या होगा, ये आपके जो रिफ्लेक्स हैं ये डिसअपियर होते हैं। लेकिन क्या होगा, सेरेब्रल पाल्सी में क्या होगा, ब्रेन माल फंक्शन होता है, डैमेज होता है, जिसकी वजह से ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स से प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक सेरेब्रल पाल्सी का साइन एंड सिम्टम्स है। और उसमें नेक्स्ट क्या होगा, पेशेंट का जो पोस्चर होगा अब नॉर्मल पोस्चर होगा। अब नॉर्मल पोस्चर में क्या होगा, पेशेंट की कौन सा पोस्चर होगा, सीजरिंग पोस्चर होगा, और दूसरा कौन सा होगा पोस्चर, इक्वानस। और जो सेरेब्रल पाल्सी में नेक्स्ट होगा कि इसमें जो डेवलपमेंट डिले होगा, पेशेंट के जो माइलस्टोन्स होंगे, डेवलपमेंट डिले का मतलब क्या है, डेवलपमेंट डिले इन मोटर स्किल। जो पेशेंट के जो सेरेब्रल पाल्सी का चाइल्ड होगा उसमें क्या होगा, जैसे ही उसके माइलस्टोन्स होंगे, पीरियड्स में आपने पढ़े थे माइलस्टोन्स, उसमें क्या होगा, माइलस्टोन्स वो डिले जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता माइलस्टोन, जैसी वो जैसे सिटिंग की पोजीशन है, क्रॉल की पोजीशन है, वॉकिंग की पोजीशन। नॉर्मल अगर 6 मंथ में सिट कर रहा है बेबी, तो सेरेब्रल पाल्सी वाला बच्चा क्या करेगा, इसको 2 साल 3 साल में अचीव करेगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं डिले रीचिंग इन माइलस्टोन। और उसमें क्या होगा नेक्स्ट, आपका नॉन बिहेवियरल अबनॉर्मेलिटीज होंगी, ठीक है। नॉन बिहेवियरल न्यूरो बिहेवियरल अबनॉर्मेलिटीज में क्या होगा, बेसिकली उसमें एक्सेसिव डॉकिलिटी होगी, इरिटेबल होगा, और उसमें नेक्स्ट क्या होगा, उसमें अटेंशन डिसऑर्डर होगा। एक्सेसिव डॉकिलिटी, इरिटेबल और अटेंशन प्रॉब्लम्स होंगी उसमें। जब इसके में ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें देखें सेरेब्रल पाल्सी का कोई भी ट्रीटमेंट, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है। हमने क्या करना होता है, हमारा जो मकसद होता है, जो सेरेब्रल पाल्सी की वजह से सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसको रिड्यूस कर सकें। तो हमारा मकसद क्या होगा, हमने मैनेजमेंट ऐसी करनी होती है ताकि इसकी वजह से जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसको डिक्रीज करें। जैसे मसल रिलैक्सेंट हम कौन सा देते हैं, बैकुल्फन देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, मसल्स क्या होगा, क्लोनस यानी मसल स्पैज्म वगैरह हो रहा होगा, इसी वजह से हम बैकुल्फन देंगे। और बोटिलिनियम टॉक्सिन के इंजेक्शन लगाएंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एसडीआर का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिव डॉर्सल रिजोटोमी। ये हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे। बेसिकली ये सर्जरी में क्या होता है, सिलेक्टिव डॉर्सल रिजोटोमी में क्या होता है, हम ऐसे फाइबर्स कट कर रहे होते हैं जो मसल्स को ज़्यादा ट्रिगर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मसल ज़्यादा एक्सेस स्पेसिफिसिटी का फंक्शन अदा कर रहा होता है। हमने ऐसे फाइबर कट करने होते हैं जो एक्सेसिव सिग्नल मसल्स को भेज रहे होते हैं। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव डॉर्सल रिजोटोमी। और इसके हम जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में हम क्या होगा, ऐसी प्रेगनेंसी जो होंगी उनमें हमने प्रीनेटल MgSO4 देना होता है, मैग्नीशियम सल्फेट देना होता है, ताकि वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है उनकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी ना हो, ताकि इसका इंसिडेंस और इसकी जो सिवियरिटी है वो डिक्रीज हो जाए सेरेब्रल पाल्सी की। और ये देखें, SDR का मतलब होता है सिलेक्टिव डॉर्सल रिजोटोमी।